सरकारी सूत्रों ने बताया, एलएसी के मौजूदा हालात का भारत चाहता है शांतिपूर्ण समाधान, लेकिन नियंत्रण रेखा पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा भारत। सैन्य सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर झड़प में चीन के 45 सैनिक मारे गए। दोनों देशों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए मेजर जनरल स्तर पर चल रही है बातचीत। सैन्य सूत्रों ने भारतीय सैनिकों के लापता होने की खबरों को किया खारिज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान में शहीद भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा, हमारे सैनिकों ने अपने अनुकरणीय शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए अपने जीवन का दिया बलिदान। रक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्र उनके साहस और बलिदान को रखेगा याद। तीनों सैन्य प्रमुखों और सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री ने लद्दाख में नियंत्रण रेखा के मौजूदा हालात की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में मौजूदा हालात की पीएम नरेंद्र मोदी को दी पूरी जानकारी। नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, मामले पर हमारी बारीक नजर। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संवाद आज भी रहेगा जारी। मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श में प्रधानमंत्री ने कहा, सही समय पर लिए गए फैसलों के चलते देश में कोरोना संक्रमण रहा नियंत्रित। मरीजों के ठीक होने की दर 50% से ऊपर। संकट के दौरान देश ने सहयोगात्मक संवाद का पेश किया सर्वोत्तम उदाहरण। कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई हुई और मजबूत। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 52.47%। अब तक करीब 1,87,000 लोगों ने दी कोरोना वायरस को मात। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,55,000। दुनिया भर में कोरोना से 4,40,000 मौतों के बीच संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 81 लाख के पार पहुंची। कोविड-19 के चलते नई वोटिंग व्यवस्था के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आज। एशिया प्रशांत सीट पर अकेले दावेदारी की वजह से भारत की जीत तय। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ पिछले कई सप्ताह से चल रहे प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस सुधार के आदेश पर किए हस्ताक्षर। नए सुधारों के तहत जब तक किसी अधिकारी की जान खतरे में ना हो, तब तक दम घोंटने वाले किसी भी मामले की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह लद्दाख में नियंत्रण रेखा के हालात पर तीनों सैन्य प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत को सलामी देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, गलवान में सैनिकों की शहादत बहुत परेशान करने वाली और पीड़ादायी है। हमारे सैनिकों ने अपने कर्तव्य पथ पर अनुकरणीय शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। राष्ट्र इस कठिन घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हमें भारत की वीरता और साथ ही साथ उसके शौर्य और साहस पर गर्व है। वहीं पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सेना ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में पीछे हट चुके हैं, जहां वो पहले 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात को भिड़ गए थे। 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उच्च ऊंचाई वाले इलाके में 0 से कम तापमान में एक्सपोज हो गए थे, उनकी चोटों के कारण मौत हुई है। जिसके बाद इस झड़प में कुल मिलाकर 20 सैनिकों की मौत हुई। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। वहीं अगर एजेंसियों की बात की जाए तो उनके अनुसार सीमा पर झड़प में चीन के 43 सैनिकों की या तो फिर मौत हुई है या फिर वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा कि भारत और चीन के जो सैनिक हैं और राजनयिक स्तर पर तनाव घटाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
हमें उम्मीद थी कि तनाव कम करने की प्रक्रिया आसानी से चलेगी, लेकिन चीन ने आम सहमति के विपरीत जाते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान नहीं किया। चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाई के बाद ये घटना हुई है। नुकसान को रोका जा सकता था अगर चीन समझौते का पालन करता। भारत की गतिविधियां हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय सीमा के भीतर रहीं और हम चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुई हिंसा और मौतों पर चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। दैनिक प्रेस वार्ता में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहयोगी प्रवक्ता ने लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों पर एक सवाल के जवाब के दौरान ये बयान दिया। वहीं अमेरिका पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच टकराव के बाद स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि मतभेदों को शांति से हल किया जा सकता है। अमेरिका ने कहा कि भारत और चीन दोनों ने तनाव को कम करने की इच्छा जताई है और वहीं अमेरिका भी वर्तमान स्थिति का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकाले जाने का समर्थन करता रहा है। और देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.47% हो गई और अब तक 1,86,000 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मौजूदा समय में 1,55,227 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वो बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड-19 महामारी से जो निपटने की योजना है उस पर चर्चा करेंगे। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए समय पर लिए गए निर्णय देश में कोविड का फैलाव रोकने में प्रभावी रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र तैयारी की पहल ने लोगों की जान बचाने में मदद की। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब भविष्य में कोविड-19 के खिलाफ भारत के संघर्ष का विश्लेषण किया जाएगा तो याद किया जाएगा कि कैसे केंद्र और राज्यों ने मिलकर महामारी की रोकथाम के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दुनिया के लिए सहकारी संघवाद का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन सुनिश्चित करने के लिए अगले 24 घंटे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी करेगी। इसके अलावा सरकार ने अदालत को विश्वास दिलाया कि स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक तौर पर क्वारंटाइन करने से जुड़े 15 मई वाले आदेश में बदलाव किया जाएगा। साथ ही उनके लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास के लिए एक नया आदेश जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टरों को वेतन का भुगतान न करना अपराध माना जाएगा। इस मामले में अब 4 सप्ताह में अदालत
केंद्र से रिपोर्ट मांग रही है। और अब बात आरोग्य सेतु ऐप की, जिसने कोरोना महामारी से मुकाबले में देशवासियों का सुरक्षा कवच बनकर उपलब्धि हासिल की। इस ऐप पर देशवासियों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक इसे 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने फोन पर डाउनलोड किया। इसके साथ ही ये दुनिया की उन ऐप्स की श्रेणी में शुमार हो गया जिसे इतने कम समय में इतनी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। और महामारी के संकट के बचाव के लिए ये ऐप सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। ये सिर्फ उपयोगकर्ता को अपने आसपास मौजूद कोविड के खतरों को लेकर अलर्ट ही नहीं करता, बल्कि इसके जरिए सरकार भी बीमार या फिर इलाज की जरूरत वाले लोगों तक पहुंच रही है। तो अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा आज सुरक्षा परिषद के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करेगा। भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए तैयार है। भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी उम्मीदवार है। समूह की एकमात्र सीट के लिए इकलौता उम्मीदवार होने के नाते भारत की जीत तय मानी जा रही है। कोविड-19 महामारी के चलते अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान की नई व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि नई दिल्ली की उम्मीदवारी का चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने सर्वसम्मति से पिछले साल जून में समर्थन किया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि इस वर्ष का विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस उपभोग और भूमि के बीच संबंध पर केंद्रित है। फूड, फीड, फाइबर के साथ आज का विषय मानवता का अथक उत्पादन और उपभोग है। भूमि एक मौलिक प्राकृतिक संसाधन है जो अस्तित्व और समृद्धि दोनों के लिए है। ये परिस्थिति के जो तंत्र हैं उन्हीं के सभी प्रावधान जो सेवाएं हैं उसे प्रदान करता है, जो कि घर, भोजन, कच्चे माल, ताजा पानी और चिकित्सा के संसाधनों से बायोडायवर्सिटी के माध्यम से मानव सहित सभी जीवों को प्रदान करते हैं। भूमि एक ऐसा जरिया है जहां ग्रीन हाउस गैसों का एक सिंक है और भूमि की सतह और वातावरण के बीच ऊर्जा, पानी और एरोसोल के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए न केवल इसे गिरावट से बचाने और रोकने के लिए बल्कि पुनर्ग्रहण के माध्यम से इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। करते हैं अन्य खबरों का। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के अब तक 81,75,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों की संख्या 4,43,000 को पार कर चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना से अब तक 39,56,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले और ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। कोरोना ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया। कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इसके संक्रमण से 1,16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या 21,37,000 के आंकड़े को पार कर गई। वहीं अमेरिका ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कनाडा और मेक्सिको के साथ सीमा प्रतिबंधों को 21 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके जरिए कुछ नए पुलिस सुधारों की शुरुआत की गई। उनका आदेश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए एक डेटाबेस बनाने सहित कुछ नियमों में सुधार करने के लिए संघीय अनुदान प्रदान करता है। ट्रंप ने कहा कि इस नई क्रेडेंशियल प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कहा गया है कि जब तक किसी अधिकारी की जान खतरे में ना हो तब तक दम घोटने वाले किसी भी मामले की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नए आदेश में कहा गया कि घातक बातचीत को रोकने में मदद करने के लिए कम घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा खराब रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को उनकी पृष्ठभूमि के बिना काम पर नहीं रखने की बात भी इस आदेश में कही गई है। अमेरिका में नस्लवाद और पुलिस की क्रूरता के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने पुलिस हिंसा के पीड़ितों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और न्याय के लिए लड़ने का वादा किया है।
कोरोना वायरस संक्रमण की वैश्विक महामारी के बीच फ्रांस में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बेहतर काम करने की स्थिति और जरूरी संसाधनों की मांग के लिए मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी पेरिस में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंकने के साथ साथ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने बदहाल कामकाजी परिस्थितियों, कम वेतन और आवश्यक सामान और कर्मियों की कमी के विरोध में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वायरस महामारी से पहले भी इसी प्रकार की मांग की थी। फ्रांस में 1,94,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 29,550 तक पहुंच गई। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।